एक दिन सुबह सुबह गांव के घर के एक दरवाजे पर दस्तक होती है। उसके बाद जैसे ही घर का मुखिया दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सामने उसके बड़े बेटे की तलाकशुदा पत्नी खड़ी हुई है और उसके साथ में उसके माता पिता हैं। जैसे मुखिया दरवाज़ा खोलता है तो उसे बहुत ज़ोर से गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इसने इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया था और ये तलाक के एवज में ढेर सारा रुपया पैसा भी इनसे ले चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो लड़की के माता पिता होते हैं वो एकदम से रो रो कर उनके पैरों को पकड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं कि समधी जी माफ़ करो, गलती हो गई और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारी बेटी को अपने पास रख लो। इस बात को सुनकर जो परिवार का मुखिया होता है उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन इतनी ही देर में उस लड़की का जो तलाकशुदा पति घर के अंदर बैठकर चाय पी रहा था वह भी दरवाजे पर आ जाता है और जैसे ही अपनी पत्नी को घर के दरवाजे पर देखता है तो उसे धमका धमका कर वहां से भगाने लगता है। और उसके बाद यहाँ पर जो लड़की के माता पिता होते हैं वह उसके भी पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा गलती हमारी थी, इसकी गलती नहीं थी। कौन थी वह लड़की और तलाक होने के बाद वह दोबारा से अपने पति के घर पर अपने माता पिता के साथ क्यों आई थी माफी मांगने के लिए, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के थोड़ी ही दूर एक गांव होता है, जिस गांव के अंदर एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करता है। व्यक्ति का जो बड़ा बेटा होता है उसका नाम राजेश होता है और राजेश फिलहाल शादी के योग हो गया है। उनके पास कुछ पुश्तैनी जमीन है जिस पर वो खेती बाड़ी किया करते हैं और बड़े ही आराम से और प्रेम के साथ अपने समय को व्यतीत करते हैं। राजेश का एक छोटा भाई है जो उससे लगभग 5 साल छोटा है और यहाँ पर राजेश के माता पिता हैं। उनकी कोई बहन नहीं है। तभी अचानक से जब बेटा शादी के योग हो जाता है तो बेटे के लिए एक रिश्ता आता है रायपुर में से, और रायपुर में से जिसका रिश्ता आता है उस लड़की का नाम होता है रोमा। रोमा के पिता रायपुर के अंदर रहकर ही एक छोटा सा बिजनेस किया करते हैं और वह अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे और उन्हें पता चलता है कि पास ही के गांव में एक लड़का है जिसके पास अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन है और कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसी वजह से रोमा के पिता राजेश के पिता से अपनी बेटी की शादी की बात करने लगते हैं। तो राजेश के पिता को भी ये रिश्ता अच्छा लगता है और इसके बाद दोनों बच्चों की शादी तय हो जाती है। अब शादी अरेंज मैरिज थी, लेकिन यहाँ पर रोमा देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही शादी होने के बाद रोमा घर के अंदर आती है तो राजेश उसे अपना दिल दे बैठता है और उससे सच्चा प्यार करने लगता है। राजेश बड़ा ही अच्छा लड़का था, वह सभी के साथ खुश रहा करता और सभी का कहा माना करता। समझदार भी काफी ज्यादा था और उसे पता था कि इस दुनिया में एक बार जन्म मिलता है, बार बार नहीं, तो अपनी जिंदगी को बड़े ही आराम से जीना चाहिए और सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। राजेश अपने माता पिता का भी कहा माना करता है और अड़ोस पड़ोस का कोई व्यक्ति किसी काम के लिए उससे कह दिया करता तो वह उसका भी कहा माना करता है। जैसे रोमा घर के अंदर आती है तो राजेश उससे प्यार करने लगता है और यह प्यार रोमा को अपनी खूबसूरती का घमंड चढ़ा देता है और उसे लगने लगता है कि मैं इतनी खूबसूरत हूं कि मेरा पति मेरे पीछे बावला है और मेरे चारों तरफ घूमा करता है। इसी घमंड के चलते जो रोमा होती है वह अपने माता पिता को भी इस बात को बताती है और वहां पर जब माता पिता इस बात को सुनते हैं तो बड़े ही खुश होते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारी सुंदर बेटी की वजह से हमारा दामाद उसके आगे पीछे घूमा करता है। अभी तक सब कुछ ठीक था क्योंकि शादी को अभी लगभग 4 से 5 महीने बीते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे शादी को 1.5 साल बीतता है तो उसके बाद जो रोमा होती है उसके तेवर बदलने लगते हैं। अब तक तो वह घर के काम धंधे में भी हाथ बटा लिया करती, खेतों का काम भी करवा दिया करती, लेकिन यहां पर अब उसे अपनी खूबसूरती का इतना घमंड हो जाता है कि वह बिल्कुल भी काम धंधा करने से साफ साफ मना कर देती है और कह देती है कि मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी। अब इस बात को सुनकर जो रोमा की सास होती है वो उसे कहने लगती है कि बेटी ऐसा नहीं किया करते, घर बसाने के लिए सभी चीजें चाहिए होती हैं और उसके लिए तुम्हें काम तो करना ही होगा। हम कितने दिन हैं, हम एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे तो उसके बाद भी तो घर तुम्हें ही संभालना है। लेकिन रोमा की कोई भी बात समझ में नहीं आती है और वह साफ साफ मना कर देती है। जब सास थोड़ा सा जोर देकर उससे कहने लगती है तो वह उल्टा उसको धमकाकर चुप करा देती है और इसके बाद सास को यह बात बुरी लगती है। शाम के समय जब परिवार का मुखिया यानी कि राजेश का जो पिता होता है वह घर आता है तो घर आने के बाद उसकी पत्नी उसे पूरी बात बताती है और इस बात को सुनकर जो परिवार का मुखिया होता है वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, बहू है, कोई बात हो गई तो उसको बड़ा नहीं बनाया करते और इस बात को ऐसे छोड़ दो, धीरे धीरे सीख जाएगी, कुछ दिनों की बात और है। इसके बाद रोमा को मानो इस बात की छूट मिल गई थी कि वह अपनी सास से कुछ भी कह सकती है और कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसी बात को लेकर जो रोमा है बार बार अपनी सास को टॉन्ट मारने लगती है और छोटी मोटी बातों पर उस पर चिल्लाने लगती है। जब ये बातें कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती हैं तो रोमा की सास रोमा के ससुर से इस बात को बताती है और कहने लगती है कि अब तो अति हो गई
गई है और ये बात बिल्कुल भी हमसे सहन नहीं होती। इसी वजह से जो पिता होते हैं वो अपने बेटे राजेश से इस बात को एक शाम को शेयर करते हैं और जब बेटा इस बात को सुनता है तो उसके बाद उसे बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि कोई बात नहीं बाबूजी, मैं रोमा को समझा दूंगा और वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेगी, ऐसा वो कह देता है। और इसके बाद अपनी पत्नी को समझाने लगता है, लेकिन पत्नी को अब तक सुंदरता का घमंड काफी ज्यादा चढ़ चुका था और इसी वजह से वह अपने पति की एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है और उससे कह देती है कि मैं तो इसी तरह रहूंगी, अगर तुम्हें रखना है तो ठीक है, नहीं रखना तो बता दो, मेरे माता पिता मुझे अपने पास रख लेंगे। क्योंकि अब तक यहां पर जो रोमा के माता पिता हैं वह उसे बराबर फोन पर सीख दे रहे थे और जब किसी लड़की की पढ़ाई मायके से होने लगती है तो उसे तलाक नामक डिग्री मिल जाया करती है। इसी बात को लेकर फिलहाल तो राजेश चुप लगाता है, लेकिन धीरे धीरे रोमा का तांडव घर के अंदर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और जब यह चीज बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो उसके बाद राजेश एक दिन रोमा पर हाथ उठा देता है। जिस दिन राजेश ने रोमा पर हाथ उठाया था उसी दिन जो रोमा होती है रूठ कर अपने मायके चली जाती है और वहीं पर जमकर बैठ जाती है। रोमा का एक छोटा भाई भी होता है, उसके अंदर काफी ज्यादा समझ थी और उसे पता था कि उसके जीजा कहीं भी गलत नहीं है। वह अपने माता पिता के सामने अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन माता पिता उसकी आवाज को दबा देते हैं और कहते हैं कि तुझे क्या पता, अभी तेरी उम्र ही क्या है, क्या हुआ करता है ससुराल में, तू चुप रहे, इस बारे में ना ही बोले तो ही अच्छा है। अब छोटा लड़का था वह चुप हो जाता है, लेकिन ये सारी बातें उसे गलत लग रही थी। रोमा रूठकर मायके में बैठ जाती है और यहां पर जो राजेश होता है वह अपने घर में गुस्सा होकर बैठ जाता है, क्योंकि उसने रोमा से बेइंतहा प्यार किया था और उसकी कई छोटी मोटी गलतियों को माफ किया था। क्योंकि माता पिता से उल्टा बोलने से पहले रोमा अपने पति से उल्टा बोलने लगी थी और इस बात को उसने ऐसे नेगलेक्ट कर दिया था और सोचा था कि कोई बात नहीं, ये बेचारी अपने घर को छोड़कर इस घर को अपना रही है तो थोड़ी बहुत कठिनाइयां हो सकती हैं। लेकिन रोमा ने इन सभी चीजों का गलत फायदा उठाया और इसी वजह से आज वो रूस कर अपने मायके बैठी हुई है। धीरे धीरे लगभग 3 महीने बीत जाते हैं और 3 महीने तक जब रोमा आने का नाम नहीं लेती है तो उसके बाद राजेश के माता पिता उससे कहने लगते हैं, बेटा जा, बहुत दिन हो गए हैं, अब बहू को मना कर वापस ले आ, घर के अंदर लड़ाइयां हो जाया करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रूठ कर अपने मायके में बैठी रहेगी और अपने घर को नहीं बसाएगी। इस बात को सुनकर जो राजेश होता है वह सोचने लगता है कि हो सकता है अब तक अकल ठिकाने आ गई होगी और इसी वजह से राजेश उसे लेने के लिए उसके मायके में चला जाता है। लेकिन वहां पर जाने के बाद जो यहां पर रोमा के माता पिता होते हैं वह भी उससे उल्टी लड़ाई करते हैं और इधर रोमा भी उनका भरपूर साथ देती है, कहती है कि तुम लोगों ने समझ क्या रखा है, मैं तुम्हारे घर का काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी और अब अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो मैं बिल्कुल से तुम्हारे माता पिता के साथ नहीं रहूंगी और तुम अलग से मुझे रखोगे, अपने हिस्से करवा लो और उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। यह बात राजेश को थोड़ी सी बुरी लग जाती है और वह वहीं पर रोमा को धमकाने लगता है, कहता है कि ये कौन सी बात हुई, माता पिता बच्चे को बड़ा करते हैं ताकि बुढ़ापे में वो उनकी देखभाल करेगा और तुम मुझसे कह रही हो कि माता पिता से अलग हो जाऊं, ये सब मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकता और मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसके बाद जो रोमा के माता पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि अगर ऐसा नहीं कर सकते तो यहां से चले जाओ, यहां पर तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है और हमारी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। इस बात को सुनकर राजेश रोमा से कहने लगता है कि रोमा, क्या सच में तुम्हें यहां पर रहना है और तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? तो उसके बाद रोमा साफ साफ मना कर देती है और इसके बाद राजेश वापस घर लौट आता है। जब माता पिता बेटे को अकेला आता हुआ देखते हैं तो उससे पूछते हैं और राजेश पूरी के पूरी कहानी अपने माता पिता के सामने बता देता है और कह देता है कि वो लोग मेरे साथ भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और वो तो तलाक की धमकी दे रहे थे। अब गांव का माहौल था और गांव के अंदर राजेश के पिता की काफी अच्छी खासी इज्जत थी और इसी वजह से राजेश का पिता सोचने लगता है कि अगर बेटे का तलाक हो गया तो बहुत ही गलत होगा और ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं होने देना है। इसी वजह से राजेश अपने गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों को अपने साथ ले जाता है और उनके घर पंचायत लेकर पहुंच जाता है। लेकिन पंचायत में जैसे ही वो लोग वहां पर जाते हैं तो यहां पर रोमा के जो माता पिता होते हैं वो साफ साफ बोल देते हैं कि उस घर में हमारी बेटी नहीं जाएगी और हम इनसे अलग होना चाहते हैं और हमारी बेटी का फाइनल फैसला है कि वो यहीं पर रहकर अपना जीवन व्यतीत करेगी। इस बात को सुनने के बाद जो पंचायत के अंदर लोग गए हुए थे वो काफी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोमा का अडिग फैसला था और इसी वजह से मजबूरन पंचायत के जो लोग थे वह उससे पूछने लगते हैं कि बताओ तो तुम्हारा फैसला कैसे होगा। तो यहाँ पर रोमा के माता पिता और जो रोमा होती है वो सभी लोग इस बात को कहने लगते हैं जैसा तुम्हारा मन करे वैसा कर लो, अगर तुम कोर्ट से फैसला करना चाहते हो तो हम लोग कोर्ट से फैसला कर लेंगे
लेंगे और अगर तुम चाहते हो कि ये बात पंचायत में निबट जाए तो ये बड़ा ही अच्छा रहेगा। इसके बाद जो राजेश के पिता के साथ लोग गए हुए थे वह थोड़ी देर तक सोच विचार करते हैं और फाइनल फैसला करते हैं कि अगर फैसला पंचायत में हो जाए तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कोर्ट के अंदर केस लड़ने में दोनों तरफ से पैसे खर्च होंगे और ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसके बाद उन लोगों में बातचीत होती है और बातचीत के दौरान यहां पर जो रोमा के पिता हैं वो कह देते हैं कि ठीक है, अगर पंचायती रूप से फैसला करना है तो हमारी बेटी के जितने भी पैसे लगे थे शादी ब्याह में उन सभी पैसों को वापस लौटवा दो और कुछ पैसे और एक्स्ट्रा दे दो, जिससे इसका गुजारा हो जाए, ताकि ये अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर सके और हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसके बाद पंचायत वाले लोगों की तरफ से ये बात राजेश के पिता से कही जाती है और राजेश का जो पिता होता है वह अपने बेटे से इस बारे में पूछने लगता है। बेटा जो कि इस बात से बड़ा ही दुखी था कि अब उसका घर टूट रहा है और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, वह पूरी तरह से मायूस था और अपने पिता से कह देता है कि पिताजी जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लो, मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। बेटा बड़ा ही मायूस था, लेकिन वहीं पर जो रोमा होती है वह इस फैसले को सुनकर बड़ी खुश होती है कि अब फैसला पंचायती रूप से हो जाएगा और एक दिन में ही सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। जो रकम बताई गई थी उस रकम की हामी भरकर राजेश के पिता वहां से वापस लौट आते हैं और इसके बाद उन पैसों का इंतजाम करने लगते हैं। तभी जो राजेश होता है अपने पिता को अपने पास बुलाता है और कहने लगता है कि पिताजी, मेरे फैसले में जो पैसे खर्च होंगे उन पैसों को आप क्यों भुगतोगे? जो मेरे हिस्से में जमीन आती है उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा बेच दो और उसके बाद उन पैसों को उसे दे दो। अब बेटे की ये बात सुनकर पिता मना करता है, छोटा भाई भी मना करता है, लेकिन यहाँ पर राजेश साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि नहीं पिताजी, जब ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा है तो मेरी प्रॉपर्टी कम होनी चाहिए, ना कि मेरे छोटे भाई की प्रॉपर्टी, क्योंकि पिता बोल रहे थे कि मैं कुछ कर्ज ले रहा हूं और उस कर्ज को कमा कमा कर चुका देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने पैसे उन लोगों ने बताए थे वो कर्ज चुकाना बड़ा ही मुश्किल होता और इसके बाद अंत के दर्जे इनको जमीन बेचनी पड़ती और वो जमीन दोनों भाइयों की कम होती। इसी वजह से राजेश ने ये कहा था। तो बेटे की बात मानते हुए राजेश के पिता अपनी जमीन का एक छोटा सा हिस्सा बेच देते हैं और जिससे उन पैसों की भरपाई करने के लिए पंचायत को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। आज राजेश को इस बात का बड़ा ही दुख है, क्योंकि उसने रोमा से सच्चा प्यार किया था, लेकिन यहां पर रोमा को इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है और वह खुश होकर उन पैसों को लेने के लिए आगे की तरफ आ जाती है। पंचायती रूप से ये पैसे राजेश के हाथों से रोमा को दिए जाने थे और रोमा की खुशी देखकर राजेश को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशानी होती है और उसे इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि हमारा घर टूटने के एवज में इसे तो पैसे मिल रहे हैं और ये बड़ी खुश है, लेकिन इसने ये नहीं सोचा कि जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, तो इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है। इसी वजह से राजेश अपने एक दोस्त को एक इशारा करता है और उसके बाद उसका जो दोस्त होता है अपने फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करके उसे अपने छाती के जेब में रख लेता है और यहाँ पर जो राजेश होता है वह रोमा को उन पैसों को दे देता है। रोमा उन पैसों को लेकर एकदम से बड़ी खुश हो जाती है और उन पैसों को अपने पिता के हाथ में थमा देती है। यहाँ पर रोमा के परिवार वाले इस बात को लेकर बड़े खुश थे और यह पूरा के पूरा वीडियो फुटेज राजेश के दोस्त के फोन में रिकॉर्ड हो गया था। इसके बाद जब अपने घर आ जाता है तो दोस्त के फोन से उस वीडियो को अपने फोन में ले लेता है और आगे की तैयारियों में जुट जाता है। माता पिता को भी इस बात का बड़ा ही दुख था, लेकिन बेटे का जितना भी दुख था वो सारा का सारा प्रतिशोध में बदल गया था और इसके बाद अब रोमा से अपना बदला लेना चाहता है। उसे पता था कि रोमा ने अब मुझे तलाक दे दिया है, तो उसके बाद जो रोमा है वो किसी और से शादी करने की कोशिश करेगी और इसी वजह से जो राजेश होता है उसके घर परिवार को जाना पहचाना करता था, उसके सगे संबंधियों को जाना पहचाना करता था, तो उन सभी के ऊपर नजर रखने लगता है और यहाँ पर नजर रखने की वजह से उसे पता चलता है कि रोमा के लिए कोई और रिश्ता ढूंढा जा रहा है और इन्हीं पैसों से उसकी शादी का ये लोग तय कर रहे हैं। इसके बाद जैसे राजेश को ये बात पता चलती है कि एक लड़के को रोमा के लिए पसंद किया गया है और उससे वो लोग उसकी शादी कराना चाहते हैं, तो इसके बाद जो राजेश होता है सीधा उस लड़के के घर पहुंच जाता है और वहां जाकर उस लड़के से उस लड़की से शादी करने से मना करने लगता है। अब लड़का इस बात को सुनकर बड़ा ही हैरान होता है और कहने लगता है कि भाई तुम कौन हो और किस वजह से ऐसा कह रहे हो। तभी वह उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि मेरी शादी पहले इस लड़की से हो गई थी, लेकिन ये लोग पैसों के लालची हैं और इसका सबूत मेरे पास है। इसके बाद वो लोग कहने लगते हैं कि तू झूठ बोल रहा है, तुझे जलन हो रही होगी ना जब मैं उससे शादी कर रहा हूं। लेकिन तभी जो राजेश होता है उस वीडियो फुटेज को उस लड़के को दिखा देता है जिसके अंदर रोमा और उसका परिवार इन पैसों को लेकर बड़े खुश हो रहे थे और साफ साफ जाहिर हो रहा था कि यह वीडियो छुपते छुपाते बनाया गया है। और राजेश दो चार बातें झूठ भी बोल देता है कि रोमा और
उसके पिता का यही धंधा है, वो लोगों से शादी करके मोटी रकम इकट्ठा करते हैं और उसके बाद अपनी बेटी की दूसरी जगह शादी कर देते हैं। मैं पहला शिकार था और दूसरे तुम बनने वाले हो। इस बात को सुनकर लड़का और उसके परिवार वाले पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाते हैं और थर थर कांपने लगते हैं। यहाँ पर जो लड़के के परिवार वाले होते हैं वह वहीं के वहीं रोमा के परिवार को फोन करते हैं और फोन करने के बाद उनसे साफ साफ मना कर देते हैं कि नहीं, अब यह नहीं होगा और आप लोगों से हमारे बेटे की शादी नहीं होगी। इस बात को सुनकर रोमा के पिता उनसे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, क्या बात है, लेकिन यहाँ पर राजेश ने साफ साफ मना कर दिया था कि आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताना है, क्योंकि मैंने अपनी जान न जाने कैसे कैसे छुड़ाई है। पंचायती रूप से फैसला किया था, क्योंकि अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते तो बहुत ही बुरा हो जाता। ये वो लोग इसकी बात को मानते हैं और इसके बाद ये सिलसिला इसी तरह से चलने लगता है। राजेश के पिता उससे शादी करने के लिए कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, उससे तलाक हो गया तो दूसरी शादी कर ले, लेकिन राजेश साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि पिताजी, छोटा भाई है ना, आप लोग उसकी शादी कर लो और मैं तो ऐसे ही घर के अंदर रहूंगा, कोई भी परेशानी नहीं है। राजेश के माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो साफ साफ मना कर चुका था। रोमा के पिता उसके लिए बार बार रिश्ता ढूंढा करते हैं, लेकिन राजेश उस लड़के के घर जाकर उन्हें इसी तरह के सबूत दिखा दिया करता है और कई तरह की झूठी बातें बता दिया करता है कि ये लड़की बहुत बेकार है और मेरी इससे शादी हुई थी और उन सभी के प्रूफ उसके फोन में मौजूद थे। बाद में वो उस फुटेज को दिखाया करता है और उसके बाद लड़के वाले शादी से मना कर दिया करते हैं। धीरे धीरे अब रोमा को इस तरह से करते हुए 5 से 7 साल बीत जाते हैं, लेकिन रोमा के लिए कोई भी रिश्ता नहीं आता है। जो पैसे उसे तलाक के एवज में मिले थे, उन पैसों को रोमा के पिता ने अपने काम में ले लिया था, क्योंकि इसी दौरान रोमा के छोटे भाई की शादी होने वाली थी और छोटे भाई की शादी में उन पैसों को रोमा के पिता ने खर्च कर दिया था और कहा था कि बेटी तेरी शादी में पैसे हम लगा लेंगे। माता पिता रिश्ते देख देख कर थक चुके थे। तकरीबन 20 से ज्यादा रिश्तों को यहाँ पर राजेश ने रिजेक्ट करवाया था और रोमा अब घर के अंदर असहाय बैठी हुई थी। इसके बाद जब रोमा की भाभी आ जाती है, छोटे भाई की पत्नी, तो उसके बाद जो छोटे भाई की पत्नी होती है और छोटा भाई होता है, उन्हें पता था कि यहाँ पर रोमा ने और उसके माता पिता ने उनके जीजा के साथ बहुत ही गलत किया है और इसी वजह से यहाँ पर जो रोमा का छोटा भाई होता है वह अपनी पत्नी को इशारा दे देता है और इसी वजह से जब रोमा अपनी भाभी के ऊपर दोष जमाने की कोशिश करती है तो उसका छोटा भाई अपनी पत्नी को पूरी छूट दे देता है और कहता है कि इसने भी तो ऐसा ही किया था, अपने सास ससुर की बात नहीं मानी थी, ये तो तुम्हारी ननद है, तुम इसे खुलकर उल्टा जवाब दे सकती हो। इसके बाद इतनी छूट मिलने के बाद जो उसके छोटे भाई की पत्नी होती है वह अपनी ननद पर पूरी तरह से कहर बरसाने लगती है और बार बार उसे टॉर्चर किया करती और पूरी तरह से परेशान कर देती है। पिता जब अपनी बेटी की हिमायत लेते हुए अपने बेटे की बहू से कुछ कहते हैं तो उसके बाद बेटे की बहू मुंह ही मुंह पर उनको जवाब दे देती है और कहती है कि ये रीत कोई पुरानी थोड़ी ना है, आपकी बेटी ने भी तो अपने सास ससुर के साथ ऐसा ही किया था, क्योंकि मेरे पति ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्योंकि जब वह उसको उल्टा जवाब देने के लिए कह रहा था तो पत्नी मना कर रही थी, लेकिन जब बेटे ने बताया तो उसके बाद वह भी एग्री हो गई और उसने भी सोचा कि इसको ऐसे का तैसा तो मिलना ही चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे लगभग 6 महीने बीतते हैं छोटे भाई की शादी को, लेकिन 6 महीने के अंदर रोमा फूट फूट कर रोने पर मजबूर हो जाती है और उसके माता पिता भी खून के आंसू रोने लगते हैं। ऐसा कुछ उसके छोटे भाई की पत्नी ने कर दिया था। इसके बाद जो रोमा के पिता होते हैं वह सभी बातों को समझते हुए एक फैसला करते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर किसी और से शादी नहीं हो रही तो उसी लड़के के पास जाते हैं, उन लोगों से माफी मांगेंगे और गिड़गिड़ाकर उन्हें अपनी बेटी को रखने के लिए मजबूर कर देंगे, क्योंकि कई रिश्ते वो देख चुके थे और सभी लोग पहले तो हामी भर लिया करते, लेकिन बाद में फोन करके मना कर दिया करते। इसके बाद एक दिन सुबह सुबह रोमा के माता पिता और रोमा तीनों के तीनों वहां पर राजेश के घर पर पहुंच जाते हैं और वहां का दरवाजा खटखटा देते हैं। इसके बाद राजेश के पिता दरवाजा खोलते हैं और जैसे ही घर के सामने वह रोमा और उसके माता पिता को देखते हैं तो एकदम से उनकी आंखों में खून उतर जाता है और वो कहने लगते हैं कि तुम यहां पर क्यों आए हो। लेकिन तभी रोमा के माता पिता एकदम से उनके पैरों को पकड़कर रो रो कर उनसे माफी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि समधी जी हमें माफ कर दो और हमारी बेटी को अपना लो, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। इतनी ही देर में जो यहाँ पर राजेश होता है वह भी वहां पर आ जाता है और आने के बाद जैसे ही रोमा को दरवाजे पर देखता है तो वह आग बबूला हो जाता है और उन्हें धमका कर वहां से भेजने लगता है। कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोगों की शक्ल भी मुझे अच्छी नहीं लगा करती और चले जाओ यहाँ से। लेकिन यहाँ पर रोमा के माता पिता और रोमा सभी लोग उनके पैर पकड़ पकड़ कर माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि एक बार हमारी बात सुन लो और उसके बाद चाहे हमें यहाँ से भगा देना, कोई भी दिक्कत
दिक्कत नहीं है। इसके बाद राजेश तो तैयार नहीं था, लेकिन राजेश के पिता अपने बेटे की हालत को देखकर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बेटे ने दूसरी शादी करने से मना कर दिया है और वह घर के अंदर बड़ा ही मायूस रहा करता है, क्योंकि वह रोमा से प्यार किया करता था। इसके बाद राजेश के पिता उन्हें अंदर बैठाते हैं और बैठाने के बाद पूछने लगते हैं कि बताओ क्या बात है जिस बात को तुम बताना चाहते हो। तो यहाँ पर रोमा के पिता रो रो कर राजेश के पिता को पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि समधी जी, अब आप ही हमारा आखिरी सहारा हो, क्योंकि घर के अंदर बेटी का रहना दूभर हो गया है। जो हमारे छोटे बेटे की बहू आई है उसको ये सारी बातें पता चल गई है और वो हम पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया करती है। अगर हमने इस चीज को ठीक नहीं किया तो बुढ़ापे में हमारी सेवा भी नहीं होगी। आपके तो 2 बेटे हैं, लेकिन मेरा तो एक ही बेटा है और हम पर रहम कीजिए। इस बात को सुनकर राजेश का जो पिता होता है वह थोड़ी देर तक सोच विचार करने लगता है, लेकिन राजेश साफ साफ मना करता है। लेकिन तभी राजेश का पिता राजेश को रोकता है और उन लोगों से हामी भर लेता है। कहता है कि ठीक है, मैं अपने बेटे को समझा लूंगा और आपकी बेटी यहां पर रह सकती है। राजेश साफ साफ मना करने लगता है, लेकिन पिता उससे कह देता है कि बेटा ये मेरा आदेश है और तुम्हें यह आदेश मानना होगा। अब राजेश अपने माता पिता की इज्जत किया करता था, तो उनके लिए वह इस बात को मान जाता है। लेकिन राजेश अपनी कुछ शर्तें रखता है। कहता है कि देखो, आज के बाद ना तो तुम घर में किसी भी बड़े व्यक्ति से बिना तमीज की बात करोगी और ना ही कभी तुम अपने मायके जाओगी। तो इसके बाद रोमा उन सभी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाती है और फोन तक रखने से मना कर देती है। कहती है कि जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी, आपके घर की नौकरानी बन के रह लूंगी, लेकिन मुझे इस जलालत भरी जिंदगी से मुक्ति दे दो और अपने घर में शरण दे दो। इसके बाद राजेश उसे घर में रखने लगता है और यहाँ पर रोमा से राजेश ज्यादा प्यार नहीं किया करता है, बस ऐसे ही नॉर्मली उसके साथ रहा करता है। रोमा उसे ले जाने की बहुत सारी कोशिश करती है, लेकिन राजेश उसकी सभी कोशिशों को नाकामयाब कर देता है और कुछ दिनों तक उन दोनों के बीच में एक अलग तरह की जंग चलती है। लेकिन धीरे धीरे राजेश का पुराना प्यार उस पर भारी पड़ता है और वो अब फिलहाल उसके साथ हंसी खुशी रहा करता है। और यहाँ पर रोमा उसके बाद अपने माता पिता से ना तो कभी बात करती है और ना ही उनसे मिलने के लिए उनके पास गई थी। धीरे धीरे इस बात को अब तक 4 साल हो गए हैं, लेकिन 4 सालों में रोमा ने ना तो कभी किसी घर वाले से ऊंची आवाज में बात की है और वह घर का सारा काम अकेली ही करा करती है और सास ससुर के सामने एक आदर्श बहू का उदाहरण सेट कर देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।